उम्र का पड़ाव। 65 वर्षीय सुनीता उम्र के इस पड़ाव पर आ गई जहां जिंदगी में अकेलापन महसूस होता है। पति के जाने के बाद पूरी जिंदगी जिम्मेदारियां निभाते निभाते निकल गई। कैसे उम्र गुजरती चली गई, कभी अपने लिए सोचा ही नहीं। और सुनीता जी भी चाहती हैं कि कोई हो जिससे वह अपने मन की बात कह सके और उसकी सुन सके। जिंदगी के आखिरी पड़ाव में सुनीता को भी एक सहारे की ज़रूरत है। आज अपने बारे में सोचना चाहती है तो क्या बुरा है। 65 वर्षीय रिटायर्ड टीचर सुनीता जी बारामती में बैठी अपने पुराने दिनों को याद कर रही हैं कि किस तरह से मेरे बाबूजी ने 16 वर्ष में ही उनकी शादी रमेश से पक्की कर दी थी, जबकि बाबूजी को पता था कि मैं पढ़ने की कितनी शौकीन हूँ और मैं पढ़ लिख कर एक टीचर बनना चाहती थी, मगर मेरे सारे सपने अधूरे ही रह गए। माँ ने बाबूजी को समझाया, लेकिन वह सुनने को तैयार न थे। उनके मुताबिक लड़की की शादी 15 साल तक हो जानी चाहिए थी। शायद पहली शादी कम उम्र में भी हो जाया करती थी। मेरी सभी सहेलियों की शादी हो चुकी थी, मेरी भी शादी हो गई। मेरे पति रमेश खेतों का काम करते थे। वह बहुत सरल स्वभाव के थे, बहुत कम बोलते थे। वैसे मेरे सास ससुर भी बहुत अच्छे थे। रमेश अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। शादी के बाद मैं हमेशा उदास रहती, किसी से बात नहीं करती थी। एक दिन रमेश जी ने बोला कि क्या बात है कि तुम मुझसे बात नहीं करती हो, किसी से भी बात नहीं करती हो। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन बाबूजी ने मेरी शादी कर दी। मैं एक टीचर बनना चाहती थी। 10th क्लास में स्कूल टॉप किया था। तो रमेश जी ने कहा, बस इतनी सी बात है, मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा और टीचर बनाऊंगा। यह तुम्हारा सपना नहीं, मेरा सपना है। मेरी तो खुशी का ठिकाना न रहा। उसी दिन से मुझे रमेश जी से प्यार हो गया। दूसरे दिन उन्होंने घर पर मेरे सास ससुर से बात कर ली। मेरे सास ससुर को भी कोई ऐतराज नहीं था। गांव के लोग बातें ज़रूर बनाते थे, लेकिन रमेश जी ने कहा, तुम किसी पर ध्यान न दो, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। एक दिन तुम टीचर बन जाओगी तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। मैं पढ़ाई के साथ साथ घर का काम और अपने पति के साथ खेतों में भी जाया करती थी, जिससे कोई मुझे कुछ कह ना पाए। लेकिन रमेश जी मुझे खेतों में भी पढ़ने के लिए कहते थे। काम मैं करूँगा, तुम बस पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करना कि एक किसान की दुल्हन देखो पढ़ लिख कर टीचर बन गई है, तो मेरा सर फक्र से ऊंचा हो जाएगा। वह हमेशा मुझे दुल्हन ही बुलाते थे और मुझे उनके मुंह से दुल्हन सुनना बहुत अच्छा लगता था। 12वीं के बाद मैंने बीटीसी का फॉर्म भर दिया। उस समय मेरी 12th के बाद ही बीटीसी हो जाया करती थी। इसी बीच हमारा बेटा हुआ। हमारी शादी को 5 साल हो गए थे। कुछ दिनों बाद बीटीसी में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं टीचर बन गई। बढ़िया बात थी कि मेरी रैंक अच्छी होने के कारण मुझे गांव में ही ज्वाइनिंग मिल गई। मुझसे ज़्यादा मेरे पति खुश थे। हमारा बेटा भी 1 साल का हो गया था। एक दिन रमेश जी शहर गए थे और देर रात तक जब घर नहीं आए तो सारे घर वाले परेशान हो गए। मुझे भी घबराहट हो रही थी। तब मेरे ससुर ने पता लगाया। पता चला रमेश जी का एक्सीडेंट हो गया था और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। मेरे ऊपर तो देखो जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। मैं पागल की तरह हो गई थी। मेरे सास ससुर का मेरे अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं था। हम सबकी ज़िंदगी बेरंग हो गई थी। मुझे सबको संभालना था। तो मैंने खुद को मजबूत बनाया, क्योंकि मुझे पता था कि सब कुछ मुझे ही करना है। मेरे ससुर की उम्र भी हो गई थी। मेरे सास ससुर ने हर कदम पर मेरा साथ दिया। मुझे अपनी बेटी ही समझा। धीरे धीरे मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा था। मेरे सास ससुर भी इस दुनिया में नहीं थे। आज मैं स्कूल से रिटायर हो रही थी। इस जिम्मेदारी, भाग दौड़ भरी जिंदगी में कभी अपने लिए समय ही नहीं दे पाई थी। मैं अपने आप को भूल ही गई थी। मेरे बेटे की भी शादी हो गई थी। बेटा शहर में नौकरी करता था। बेटे की शादी के बाद
बेटा बहू को भी ले गया। अब मुझे अकेलापन महसूस होता था। तभी मेरे बेटे का फोन आया और मैं अपनी यादों से बाहर आई। उसने कहा, माँ, मैं आपको लेने आ रहा हूँ, अब आप मेरे साथ रहना। आप यहाँ अकेली कैसे रहेंगी? आपका मन नहीं लगता होगा। यहाँ पर आपके पोता पोती हैं, सबके साथ आपका मन बहला रहेगा। मैंने सोचा कि सही तो कह रहा है, यहाँ पर मैं अकेली हो गई हूँ, अब स्कूल भी नहीं है। मैंने सोचा चली ही जाती हूँ, तो मैंने हाँ कर दी। जब मैं शहर गई तो दोनों बच्चे स्कूल चले जाते थे। बेटा और बहू नौकरी पर चले जाते थे। घर पर नौकरानी आई थी, वह सारे काम कर जाती थी। अब मेरा भी शहर में मन नहीं लगता था। मेरे बेटे ने कहा कि माँ, आपका मन ना लगे तो घर के पास एक पार्क है, वहाँ पर सुबह शाम आपकी उम्र के लोग आते हैं, आप भी वहाँ पर चली जाया करो, आपका मन बहल जाएगा। अंश और अंशिका के साथ पार्क चली जाती थी, कभी कभार अकेली भी चली जाती थी। वहाँ पर बहुत से लोग मुझे मेरी उम्र ही के मिलते थे, उनसे बात करके मुझे अच्छा लगता था। एक दिन पार्क में बैठी थी, तभी एक बुजुर्ग मेरी उम्र के होंगे मुझसे बोलते हैं, क्या आप यहाँ पर नई आई हैं? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा, आप इतनी उदास क्यों रहती हैं? जिंदगी 4 दिन की है, हंस के जी लिया करो मेरे दोस्त, पता नहीं कल हो ना हो। वह बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे, हमेशा हंसी मजाक किया करते थे। मैंने उनसे पूछा, आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा, मेरा नाम सोहन लाल है। सोहन लाल ने कहा, चलो मैं आपको ग्रुप के हम उम्र लोगों से मिलवाता हूँ, आपको मिलकर बहुत अच्छा लगेगा, जहाँ पर हम लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं और छोटी से छोटी खुशी एक दूसरे से शेयर करते हैं। हम लोग हंसते बतियाते हैं एक दूसरे से, कभी पुराने गाने गाते हैं, कभी भजन गाते हैं, कभी जन्मदिन मनाते हैं। सुनीता जी भी उन लोगों से मिलकर बहुत खुश हुई। उनकी ही बहुत सी सहेलियां बन गई, उनका बहुत अच्छे से टाइम पास हो जाता था। वह सोहन लाल से बहुत घुल मिल गई थी। एक दिन उन्होंने देखा पार्क के सभी लोग, उनमें से कुछ तो उम्र में उनसे भी बड़े होंगे, लेकिन सभी एकदम फिट हैं। उस दिन सुनीता जी ने घर जाकर अपना चेहरा शीशे में देखा। उन्होंने पता नहीं कितने सालों बाद अपना चेहरा आईने में देखा था। बाल सफेद, चेहरा मुरझाया हुआ, ऐसी ही बेरंग साड़ी। उन्होंने कहा, अब मैं अपने लिए जीऊंगी। वह बाजार गई, वहां से उन्होंने डाई खरीदी और अपने बालों में लगा ली। फिर उन्होंने एक नई साड़ी निकाल कर पहन ली। अच्छे से तैयार होकर वह पार्क जाने के लिए जैसे ही निकली, वैसे ही उनकी बहू ने रोक दिया। माँ, इतनी सच संवर कर कहाँ जा रही हैं? आपको इस उम्र में यह शोभा नहीं देता है। सुनीता जी ने कहा, बहू, मैं तुम्हें कभी किसी चीज के लिए नहीं रोकती, तो तुम मुझे कैसे रोक सकती हो? और मैं जो कर रही हूँ वह अपनी खुशी अपनी पेंशन के पैसों से कर रही हूँ, इसमें तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। जब तक उनका बेटा भी आ गया। बेटे ने जब यह सब सुना तो उसने अपनी पत्नी प्रिया से कहा, माँ को जो अच्छा लगता है माँ वही करेंगी, तुम रोकने वाली कौन होती हो? माँ, आपकी जिंदगी है, आपको जैसा अच्छा लगे, जिसमें आपको खुशी मिले वह काम करो आप, यह दुनिया वाले तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। मैंने अपनी माँ को दुखी होते हुए देखा है, मैं अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसने बहू को भी डांट दिया और माँ से कहा, माँ आप जाइए, आपको जिसमें खुशी मिले वह काम करिए। लेकिन बहू के ऐसे तानों से उनका मन खराब हो गया और उन्होंने अंदर जाकर साड़ी उतार दी और लेट गई। सोच रही थी कि कभी उन्हें किसी काम के लिए मेरे पति ने कभी नहीं रोका, हमेशा मेरा सपोर्ट किया। मेरा बेटा भी बिल्कुल मेरे पति की परछाई है, क्योंकि वह हमेशा मेरी ही खुशी चाहते थे। दूसरे दिन सुनीता जी पार्क के लिए तैयार हो गई। सामने बहू बैठी रही और वह सीधी चली गई। बहू के मुंह से यही निकला, पता नहीं अब इस उम्र में क्या गुल खिलाएंगी, हमारी तो नाक ही कटवा देंगी। लेकिन सुनीता जी ने कोई ध्यान नहीं दिया और पार्क चली गई। उस दिन पार्क जाकर उन्होंने देखा
सोहनलाल जी बहुत उदास थे। उन्होंने जाकर बोला, सोहन जी, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? कई बार पूछने के बाद सोहनलाल जी की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी तो मुझे शादी के 10 साल बाद ही छोड़कर चली गई थी और उस टाइम मेरा बेटा 5 साल का था। मैंने उसे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया। मैंने उससे कहा, बेटा अपने देश में ही नौकरी करना तो हमेशा मेरी आंखों के सामने ही रहेगा। उसके सपने बहुत ऊंचे ऊंचे थे। विदेश में जाकर नौकरी करने लगा और वहीं पर उसने शादी कर ली। मुझे केवल फ़ोन करके बता दिया था और कह दिया था कि पापा अब मेरा आना मुश्किल है, अब मैं यहीं सेटल हो जाऊंगा। उस दिन से आज का दिन है, मेरा बेटा कभी वापस नहीं आया। हाँ, कभी कभी 6 महीने में एक बार फ़ोन जरूर कर लेता है कि मैं मर गया हूँ कि जिंदा हूँ। सुनीता को सोहनलाल की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। उनके मुंह से केवल यही निकला, अपना गम फिर भी कम है। उन्होंने कहा, सोहनलाल जी, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वह हमेशा मुझे सपोर्ट ही करता है। सोहनलाल जी सीधे अपने घर चले गए। सुनीता जी उस दिन जब अपने घर आई तो वह वहीं रात में लेटे लेटे केवल सोहनलाल जी के बारे में ही सोचती रही। वह जब दूसरे दिन पार्क गई तो सोहनलाल जी नहीं आए। ग्रुप में सब लोगों से पूछा तो सबने कहा, पता नहीं, लगता है उनकी तबीयत खराब हो रही है इसलिए नहीं आए। उस दिन मेरा पार्क में मन नहीं लगा। मैं घर पर गई, मैंने व्हाट्सएप से मैसेज किया तो उन्होंने बताया कुछ नहीं, सुनीता जी हल्का सा बुखार है, ठीक हो जाऊंगा। मैं जब अगले दिन गई तब भी सोहनलाल जी नहीं आए तो मेरे कदम पता नहीं खुद ब खुद सोहनलाल जी के घर की तरफ मुड़ गए। सोहनलाल जी का घर भी पार्क के पास ही था और आज तो सोहनलाल जी का जन्मदिन भी था। ग्रुप के सभी लोगों ने प्लान बनाया कि आज शाम को सोहनलाल जी का बर्थडे मनाएंगे। मैं उनके घर चली गई, साथ में दवा और फल भी ले गई। जब मैंने घर जाकर बेल बजाई तो सोहनलाल जी ने गेट खोला। वह अकेले बीमार पड़े थे, उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था और वह अच्छे से चल भी नहीं पा रहे थे। मुझसे उनकी यह दशा देखी न गई। मैंने उन्हें दवाई दी और फल काटकर खिलाए। मैंने कहा, सोहनलाल जी जन्मदिन मुबारक हो। उन्होंने कहा, आपको कैसे पता कि आज मेरा जन्मदिन है? तो मैंने कहा, सोशल मीडिया से सब पता चल जाता है, हमारे ग्रुप के सभी लोगों को पता है और वह सभी आपके घर आने ही वाले होंगे। सोहनलाल जी ने कहा कि आप लोग मेरे अपनों से भी बढ़कर हैं। उन्होंने कहा, सुनीता जी आपको ऐसे नहीं आना चाहिए था। मैंने अपनापन दिखाते हुए कहा, आप बस चुपचाप रहिए, लेटे रहिए, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। अपनी हालत देख रहे हैं, सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। सोहनलाल जी ने कहा, आपका यह हक जताना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने उनके सिर पर पट्टी रखी। अब उनका बुखार कुछ हल्का हो गया था। तब तक हमारे ग्रुप के सभी लोग भी आ गए। कोई कुछ गिफ्ट लेकर आया, कोई केक लेकर आया और सब बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। पता नहीं मेरी बहू को मेरे पोते ने बता दिया था। मैंने अपने पोते को बताया था कि मैं सोहनलाल जी के यहाँ जा रही हूँ और वह और उसकी माँ सभी सोहनलाल जी के यहाँ आ गए और मेरे और सोहनलाल जी के रिश्ते पर सवाल उठाने लगे। मेरी बहू कहने लगी, इस उम्र में आपको यह सब करते हुए शोभा देता है? मैंने अपनी बहू से कहा, बहू घर पर चलकर बातें करते हैं। सोहनलाल जी की तबीयत सही नहीं थी और जन्मदिन भी था, इसलिए मैं देखने आ गई। तो वह बोली, क्यों, और कोई नहीं है उन्हें देखने के लिए? आपका रिश्ता क्या है सोहनलाल जी से? मेरी बहू बोली कि घर पर क्यों, जो बातें होंगी यहीं पर होंगी। आप अपना रिश्ता बताइए कि इनसे आपका क्या रिश्ता है। मेरी बहू बोली, इन्होंने तो मेरी नाक ही कटवा दी। ऐसे काम करते हुए इन्हें एक बार भी हम लोगों की इज्जत की फिक्र न हुई। तब तक मेरे पोते ने मेरे बेटे को फ़ोन कर दिया कि माँ दादी से लड़ रही है और मेरा बेटा भी सोहनलाल जी के घर पर ही आ गया। जब उसने यह सब देखा तो उसने मेरी बहू को एक थप्पड़ मारा और कहने लगा, तुम लोग समाज के ठेकेदार हो क्या? किसी की ज़िंदगी, किसी की हंसी खुशी तय करने वाले। किसी इंसान को किसी इंसान के साथ खुशी मिलती है तो इसमें क्या बुराई है? हम लोग तो माँ को टाइम नहीं दे पाते हैं। अब इस उम्र में उन्हें भी एक सहारे की ज़रूरत है जो उनके हर सुख दुख में उनका साथ निभाए।
मैं इस रिश्ते को नाम दूंगा। तुम लोगों को जो करना है वह कर लो। मेरी बहू की नज़रें झुक गई। यह दुनिया वाले तो अपने नियम कानून बनाते हैं। प्यार तो एक दूसरे के साथ रहने में है, समर्पण में है, एक दूसरे की केयर करने में है, एक दूसरे का सुख दुख बांटने में है। अगर माँ को सोहन लाल जी के साथ और सोहन लाल जी को माँ के साथ अच्छा लगता है तो मैं अभी माँ की और सोहन लाल जी की शादी करा दूंगा। उन्हें भी खुश रहने का हक है। मुझे भी एक पिता का प्यार मिल जाएगा। इसके लिए मैं बचपन से तरसता रहा हूँ। इससे दुनिया समाज के लोगों का मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएगा और मेरी माँ पर फिर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। मैंने हमेशा माँ को जिम्मेदारियों में दबा हुआ देखा है और उन्हें कभी खुश नहीं देखा। रातों को पापा के लिए रोते देखा है। अगर मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी माँ के चेहरे पर एक खुशी ला सकूं, इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। सोहन लाल जी ने सुनीता जी के बेटे को गले लगा लिया। बेटा, मुझे तुम पर नाज है। सभी लोग सुनीता जी के बेटे की तारीफ करने लगे कि बेटा हो तो ऐसा। मेरे बेटे ने सोहन लाल जी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि अगर आपको यह रिश्ता मंजूर है तो क्या आप मेरी माँ से शादी करेंगे। मेरी माँ ने मुझे एक थप्पड़ मार दिया और कहा कि बेटा शादी और इस उम्र में। मेरे बेटे ने कहा, माँ क्या एतराज़ है आपको? आपको भी खुश रहने का हक है और खुश रहने की कोई उम्र नहीं होती। मेरे ग्रुप के सभी लोगों ने हम दोनों को समझाया कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए और एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए। तो सोहन लाल जी भी मान गए और मेरे बेटे ने मेरी बहू से कहा कि अब भी क्या आप लोगों को कुछ कहना है? इस रिश्ते को मैं नाम दूंगा, यह मेरे पापा हैं। और मंदिर में हमारी शादी करवा दी और मेरा बेटा बहुत खुश था। मेरी बहू की नज़रें झुकी हुई थी। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं गांव में रहना चाहती हूँ और वहीं पर स्कूल खोलकर बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। मैं शहर में नहीं रहना चाहती। सोहन लाल जी और मेरे बेटे ने गांव में एक स्कूल बनवा दिया। आज हम दोनों खुशी खुशी गांव में रहकर गांव के बच्चों को पढ़ाते हैं और एक दूसरे से अपना सुख दुख बताते हैं। मेरे बेटे ने बुढ़ापे के इस पड़ाव में मेरी ज़िंदगी बदल दी, मुझे खुश रहने की वजह दे दी। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।